देखो, विद्युत सेल या इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल कैसी है, मतलब जो रासायनिक ऊर्जा को क्या कर दे, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, उसे विद्युत सेल कहते हैं। सिंपल है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले युक्ति को विद्युत सेल कहते हैं। हुआ। अब इसका चित्र समझ लो कैसे बनता है। इस तरह से एक पात्र होता है ना, इस पर हम कुछ अपघट्य लेते हैं। ये क्या है, विद्युत अपघट्य। इसको शायद केमिस्ट्री में भी पढ़े हो, विद्युत अपघट्य। इस पर दो क्षण वगैरह क्षण है। हाँ, ये हो गया हमारा एनोड का और ये हो गया कैथोड क्षण, एनोड और कैथोड की क्षण। समझ आया? अगर एनोड में प्लस है तो कैथोड में क्या होगा, माइनस। लेकिन याद रखना, हर बार एनोड में प्लस नहीं रहेगा, वो चेंज हो सकता है ना। तो समझ में आया विद्युत सेल किसे कहते हैं? जो ऐसी सेल या ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को क्या कर दे, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, उसे विद्युत सेल कहते हैं। उसके बाद ये डायग्राम बना लेना छोटा सा, फिर हो गया विद्युत सेल खत्म। इतना ही पढ़ना है विद्युत सेल के बारे में, नोट कर लो। अगला टॉपिक लिखना, सेल का ईएमएफ, सेल का विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल केमिस्ट्री में पढ़े हो, चैप्टर नंबर 3 में। किसी सेल का ईएमएफ ज्ञात करना। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको वी वा ब भी लिखते हैं ना, इतना नामों से जाना जाएगा। विद्युत वाहक बल या तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ या वी वा ब, सबका छोटा छोटा नाम कर दी। विद्युत वाहक बल का कोई भी देगा, सभी को दे देगा। या तो सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं समझाइए, शॉर्ट में देगा तो ये देगा, विद्युत वाहक बल वी वा ब, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। समझ आया? अब सेल का विद्युत वाहक बल कहते किसे हैं, इसे समझ लो। मान लो हमारे पास कोई एक परिपथ है इस तरह से, ये क्या हो गया, प्लस और ये माइनस। ये बैटरी भी, जैसे बैटरी को ऑन करेंगे क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी। तो धारा प्रवाहित होगी तो आवेश निकलेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम क्या है, एकांक धनावेश है, एकांक धनावेश। इस एकांक धनावेश को इस पूरे परिपथ में क्या करना है, हमें चलाना है। एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में चलाना है तो सेल द्वारा कार्य किया जाएगा। अब कार्य कर रहा है तो उसको बोल सकते हैं कि ऊर्जा की हानि हो रही है। कार्य करेगा तो ऊर्जा की हानि भी होगी, तो वही ऊर्जा की हानि क्या कहलाएगी, ईएमएफ। या तो सेल द्वारा जितना कार्य किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, ईएमएफ, या तो सेल द्वारा जितना हानि होगा ऊर्जा का, उस हानि को क्या कहोगे, सेल का ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल। समझ में आया? क्या लिखेंगे, एकांक धनावेश को किसी विद्युत परिपथ में चलाने के लिए सेल द्वारा जितना ऊर्जा व्यय होता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। या फिर एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, चाहो तो सेल द्वारा किया गया कार्य भी लिख सकते हो, या सेल द्वारा व्यय ऊर्जा, क्योंकि कार्य किया जाएगा मतलब ऊर्जा की हानि ही होगी। कोई भी परिभाषा लिखोगे चलेगा। एक बार बोल रहा हूँ, सुन लेना। एकांक धनावेश को किसी विद्युत परिपथ में चलाने के लिए या प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। लिख लोगे, नोट करो। इसका सूत्र नोट कर लेना। इसको दर्शाएंगे ई से, ईएमएफ क्या होगा, W/Q, या तो W/q भी ले सकते हो, दोनों ही ले लेना। देखो ये धनावेश है, एकांक धनावेश को परिपथ में चलाने के लिए जितना कार्य किया जाता है, सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है वही ईएमएफ कहलाता है। क्लियर हुआ? यहीं से परिभाषा पता चल गया। अब इसका मात्रक क्या बनेगा, जूल प्रति कूलाम। और जूल प्रति कूलाम को क्या, देखो ई बराबर हमने क्या निकाला, W/Q,
तो W का मात्रक जूल, इसका मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम मतलब वोल्ट, जूल प्रति कूलाम मतलब वोल्ट, इसको हम लोग वोल्ट भी बोल सकते हैं। अब वोल्ट का विमीय सूत्र तो हमने पढ़ा है, विमीय सूत्र, वोल्ट का विमीय सूत्र, हाँ पलटोगे, क्या है, mL² T की पावर -3 A इन्वर्स, ये हो गया विमीय सूत्र। क्लियर, निकल गया पूरा। अब इससे हम एक चीज़ और बना सकते हैं, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ इस W को क्या मानना पड़ेगा, 1 जूल, W को 1 जूल और Q को 1 कूलाम। तो क्या लिखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर सेल द्वारा 1 जूल कार्य किया जाता है, इसे 1 वोल्ट कहते हैं। क्लियर हुआ। किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर सेल द्वारा 1 जूल की ऊर्जा व्यय होती है या 1 जूल कार्य करना पड़ता है, उसे क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। ये लिखा हूँ 1 वोल्ट, समझ में आया ना। W बाय क्या है, Q, E बराबर, तो W बराबर हमने क्या रख दिया, 1 जूल, Q बराबर 1 कूलाम, तो E बराबर 1 वोल्ट, 1 वोल्ट निकल गया। तो यहाँ से परिभाषा बता सकते हैं, 1 कूलाम आवेश को विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य करना पड़ता है या 1 जूल व्यय होता है सेल द्वारा, तो उसे क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। नोट कर लोगे पूरा, जितना नोट करना है पूरा कर लो। अच्छा, देखो क्या क्या पढ़े, विद्युत सेल पढ़े, फिर उसके बाद विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल, मतलब सेल का विद्युत वाहक बल ना, मात्रक, 1 वोल्ट की परिभाषा, विमीय सूत्र, सब हो गया। अब पढ़ना है हमें विद्युत वाहक बल की निर्भरता, मतलब ये लिखे, विद्युत वाहक बल की निर्भरता कि किन किन बात पर ये निर्भर करेगा और किन किन बात पर निर्भर नहीं करेगा, निर्भर करेगा और नहीं करेगा। ये ईएमएफ निर्भर करता है, फिर ईएमएफ निर्भर नहीं करता है, दोनों पॉइंट पता करना पड़ेगा। तो समझना, विद्युत वाहक बल किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगा, कौन कौन सी चीज़ है जो निर्भर कर सकता है। ये प्लेट, 2 प्लेट लेंगे ना, धन प्लेट और ऋण प्लेट, तो उसको प्लेट ही बोलेंगे। 2 प्लेट लेंगे तो उन दोनों प्लेट पर निर्भर करेगा कि वो प्लेट कैसा है। अब वो आगे जब और पढ़ेंगे ना तो पूरा डिटेल में आएगा भी। विद्युत वाहक बल की प्लेट, पहला मतलब सेल की प्लेट पर निर्भर करेगा, और जो विद्युत अपघट्य है इस विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करेगा। याद रखना, कौन कौन सी बात पर निर्भर किया, सेल की प्लेट, सेल की प्लेट और अपघट्य की प्रकृति, अपघट्य की प्रकृति, वो प्रकृति पर निर्भर करेगा ना कि प्रकृति कौन सा है वो। अब प्रकृति मतलब समझ चुके हो और नहीं समझा रहा। अब ईएमएफ निर्भर नहीं करेगा, एक तो हमने निर्भर करता है निकाल लिया, कौन कौन सी बात पर निर्भर किया, सेल की प्लेट पर और विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। अब निर्भर नहीं करेगा तो विद्युत अपघट्य ये लिए हैं तो उसकी प्रकृति पर निर्भर जरूर कर रहे हैं, लेकिन मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा। मतलब कितना मात्रा में हम ले रहे हैं, या तो 1 मोलार ले रहे हो, 0.1 मोलार ले रहे हो, ये मात्रा पर डिपेंड नहीं करेगा, कितना ही मात्रा ले सकते हो। पहला पॉइंट समझ आया, किस बात पर निर्भर नहीं किया, विद्युत अपघट्य की मात्रा पर, ये हुआ। और एक चीज़ और मिलेगा शायद, ये इसके आकार है, दूसरा आकार पर भी निर्भर नहीं करेगा, प्लेटों की आकार पर। जो प्लेट लिए हैं ना यहाँ पर, सेल की प्लेट, इसके आकार पर निर्भर नहीं करेगा। और एक चीज़ और क्या था, हाँ दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, इस पर भी निर्भर नहीं करेगा। क्लियर हुआ, इन 3 चीज़ पर निर्भर नहीं करेगा, इन दोनों पर निर्भर करेगा। नोट कर लो। अगला चित्र मिटा दूँ ना,
टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो जो हम लोग विद्युत वाहक बल की परिभाषा लिखे, सेम परिभाषा इसका भी है। एकांक धनावेश को विद्युत परिपथ में चलाने के लिए जितना ऊर्जा व्यय होता है सेल द्वारा, वही क्या कहलाता है? टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। क्लियर हुआ? सेम वही परिभाषा है, अंतर भले बाद में मिलेगा जब उस पर अंतर डिफाइन करेंगे तब। एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए सेल द्वारा जितना ऊर्जा व्यय होता है, उसी ऊर्जा को क्या कहेंगे? टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। लिख लोगे? हाँ, वो भी सही है। अब एक चीज़ दे रहा हूँ, होमवर्क में करके लाना। एक विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, और एक है हमारा टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर। दोनों की परिभाषा तो अभी सेम बताया क्या? थोड़ा सा भी फर्क नहीं था। जैसे हमने विद्युत वाहक बल का परिभाषा लिखा था, वैसे ही टर्मिनल विभवांतर का भी लिखा। तो अंतर क्या हुआ? अंतर हमें निकालना पड़ेगा, अंतर निकालना पड़ेगा। क्या अंतर होगा? एक आध अंतर सोच सकते हो तो सोचो। अगला टॉपिक लिखना। अब क्या पढ़ना है? आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध, देखो सेल का प्रतिरोध हमने पढ़ा है। प्रतिरोध मतलब क्या होता है? किसी चालक के धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। बट यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध आ गया है। अब आंतरिक प्रतिरोध कैसे होगा? जैसे कोई भी सेल है, अब भी बताया था सेल में क्या मिला रहता है? विद्युत अपघट्य मिला रहेगा। जैसे सेल को फोड़ते थे उसमें काला काला निकलता था ना पदार्थ, बचपन में बहुत किए, तो वहाँ पर विद्युत अपघट्य मिला रहता था। विद्युत अपघट्य मिला रहता है तो वही विद्युत अपघट्य क्या करता है? प्रतिरोध का काम करता है। समझ आया? धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध। अब तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? किसी सेल के अंदर विद्युत अपघट्य द्वारा धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को क्या कहेंगे? आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। क्लियर हुआ? सेल में रहेगा विद्युत अपघट्य, अब बाहर में थोड़ी ऐसे चिपका हुआ आएगा क्या? नहीं आएगा ना, सेल के बाहर में, सेल के अंदर में ही रहेगा। तो सेल के अंदर में विद्युत अपघट्य द्वारा धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। लिख लोगे परिभाषा? किसी सेल के अंदर विद्युत अपघट्य के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध, इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। देखो प्रतिरोध को किससे दर्शाते हो? कैपिटल आर से। आंतरिक प्रतिरोध को किससे दर्शाओगे? स्मॉल आर से। दोनों समझ में आया? यदि प्रतिरोध बस बोला है तो कैपिटल आर लगाओगे, आंतरिक प्रतिरोध बोला है तब स्मॉल आर लगाना है। क्लियर? प्रतिरोध तो पढ़ चुके हैं। अब इसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक पढ़ना है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो एकदम आसान है। अभी हमने सेल में क्या क्या लिया था? विद्युत अपघट्य लिया था और प्लेट भी लिया था। तो उन प्लेट पर याद है इसके पहले हमने विद्युत वाहक बल की निर्भरता और निर्भर नहीं करता है निकाला था। किन किन बात पर निर्भर करता था? उसकी सेल पर, प्लेट पर और प्रकृति पर। विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर किस पर नहीं किया? प्लेटों के बीच की दूरी पर और मात्रक पर और आकार पर। तो वही तीन चीज़ इसमें लिख देते हैं। क्या क्या है? विद्युत अपघट्य की सांद्रता लिखे थे ना, तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता, विद्युत अपघट्य की सांद्रता, ये पहला पॉइंट हुआ, प्रभावित कर सकता है। दूसरा एक पॉइंट और क्या हो सकता है? जो दो प्लेट लिए थे
उन दो प्लेट के बीच की दूरी, मतलब प्लेटों के मध्य की दूरी लिख लो सीधा, छोटा सा प्लेटों के, हाँ ये पॉइंट लिखने के बाद अभी इसमें लिखना पड़ेगा ना, बताना है कि प्रभावित कैसे किया। प्लेटों के मध्य की दूरी। एक पॉइंट और क्या होगा, प्रकृति, कहाँ प्रकृति पर नहीं, तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, जो प्लेट लिए हैं उसमें दूरी आया तो उसमें क्षेत्रफल भी तो रहेगा क्या, प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल, यानी कि प्लेटों के बीच का प्रभावी क्षेत्रफल, प्रभावी क्षेत्रफल। समझ आया? ये 3 पॉइंट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, वो भी 3 नंबर का है। 3 नंबर बराबर पढ़ा था, वही 3-3 नंबर करे अपने को 36 नंबर मिलेगा। हाँ चलो पढ़ें। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन सा कारक प्रभावित किया, एक तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता प्रभावित करेगा, एक प्लेट के मध्य की दूरी भी प्रभावित करेगा, एक प्रभावी क्षेत्रफल भी प्रभावित। इसका चित्र पहले बना देता हूँ फिर समझ में आ जाए। ये चित्र मत बनाना, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ। जो पहले बनाए थे विद्युत सेल में, ये 2 क्या लगा था, इलेक्ट्रोड, मतलब प्लेट, ये एनोड प्लेट और ये कैथोड। हमने इस पर क्या लिया था, माइनस, इस पर प्लस, यहाँ ये क्या है, यस विद्युत अपघट्य, अपघट्य, अपघट्य। तो बताओ आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, विद्युत अपघट्य के द्वारा सेल के अंदर धारा के मार्ग में जो अवरोध डलता है, ठीक तो है, हाँ वही 6, सेल के अंदर विद्युत अपघट्य द्वारा धारा अवरोध वो होगा। तो इसी के द्वारा तो अवरोध डर रहा है, क्या, किसके द्वारा, विद्युत अपघट्य के द्वारा, इसी के द्वारा डर रहा है अवरोध। आर से प्रदर्शित किए थे। तो विद्युत अपघट्य ही अवरोध डाल रहा है, मतलब कारक तो यही बना। तो अब जैसे जैसे हम इसकी मात्रा को बढ़ा देंगे, किसकी, विद्युत अपघट्य, इसकी मात्रा को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मात्रा को बढ़ाए तो मात्रक बढ़ेगा तो धारा में जो प्रतिरोध है वो बढ़ेगा कि घटेगा, क्यों कम होगा, हटेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। देखो मान लो ये इतना हमने क्या लिया, विद्युत अपघट्य लिए, 1 मोलार ले लिए, मान लो 1 मोलार वहाँ पर क्या कर रहा है, प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। मान लो 5 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, क्या चीज़, 1 मोलार 5 ओम प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। हमने इस मोलार की संख्या को बढ़ा दिया, 1 मोलार से क्या कर दिया, 2 मोलार कर दिया, तो प्रतिरोध 10 हो जाएगा। प्रतिरोध तो बढ़ते जाएगा ना, क्योंकि यही क्या कर रहा है, अवरोध डाल रहा है, कौन, अपघट्य। विद्युत अपघट्य ही धारा के मार्ग में क्या कर रहे हैं, अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तो हमने अवरोध वाली संख्या को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो जब अवरोध वाली संख्या को बढ़ाए तो अवरोध घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। जैसे ऐसी सड़क पर चल रहे हो, कीचड़ मिला, कम कीचड़ है तो कम अवरोध उत्पन्न होगा, ज़्यादा कीचड़ आ गया तब गिर जाएंगे ज़्यादा अवरोध उत्पन्न होगा ना, पूरा सड़क ही जाम हो सकता है। तो वैसे ही क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विद्युत अपघट्य ही अवरोध का काम कर रहे हैं, तो हम जैसे ही अवरोध को बढ़ाएंगे प्रतिरोध तो बढ़ेगा। विद्युत अपघट्य को बढ़ाए तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। समझ में आया, लिख लोगे। विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर धारा के मार्ग में डाले गए धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न वाले कारक बढ़ जाएगा, प्रतिरोध उत्पन्न वाले कारक बढ़ेगा, जिससे आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा। लिख लोगे। देखो क्या लिखोगे, समझा रहा हूँ पहले। विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर, समझो पहले, विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले कारकों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इतना लिख लोगे। लास्ट बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्या पढ़ रही थी, अच्छा विद्युत अपघट्य की सांद्रता। विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर प्रतिरोध उत्पन्न वाले कारकों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा।
अगर डायरेक्ट यदि इसको देखें तो ये आंतरिक प्रतिरोध हुआ, अनुक्रमानुपाती होगा किसका, अपघट्य की सांद्रता की। जैसे जैसे हम सांद्रता बढ़ाएंगे आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। क्लियर हुआ? नोट करो पहले। देखो हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं आर प्रोपोर्शनल सांद्रता, यानी कि विद्युत अपघट्य की सांद्रता हम जैसे ही बढ़ाएंगे आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। साफ साफ पता चल गया यहाँ से पूरा। अब दूसरा देखते हैं प्लेटों के बीच की दूरी। समझना। अब यदि हम प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दें, ये प्लेट यहाँ था, इस दूरी को यहाँ लेकर गए, बढ़ गया प्लेट के बीच की दूरी, तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। आर प्रोपोर्शनल दूरी हो जाओ, मतलब जैसे जैसे हम प्लेट के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ते हुए जाएगा। समझ में आया? क्योंकि प्लेट के बीच की दूरी बढ़ रहा है मतलब प्रतिरोध ज़्यादा लगेगा, होगा। सेम वैसे ही क्षेत्रफल पर होगा। देखो क्षेत्रफल बढ़ रहे हैं, दूरी हटा रहे हैं मतलब और बढ़ा रहे हैं, दूरी को बढ़ा दिए, ये इतना क्षेत्रफल था, अब दूरी को बढ़ाए तो क्षेत्रफल बढ़ा कि घटा, बढ़ा। तो जब दूरी बढ़ाए थे तो क्या हुआ था, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ा था, तो क्षेत्रफल भी बढ़ गया तो आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा, पूरा का पूरा अनुक्रमानुपाती। ये भी क्या होगा, आर प्रोपोर्शनल क्षेत्रफल। लिख लोगे पूरा इसको, सेम होगा। कल इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और धारा में संबंध। कल देखते हैं।